हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी से एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरा आज की एक कोट देख लेते हैं। क्या है आज की कोट? है नेचर इज प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमन। मतलब जो नेचर है वो हमें भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही प्रीसियस गिफ्ट है जिसे हमें संभालना चाहिए। तो हमें उसको खराब नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो प्लीज आप एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी पॉल्यूटेड मत करो। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जिससे आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है तो प्लीज या तो उसको कम करो या फिर उसको बिल्कुल बंद कर दो। क्लियर? तो चलो इसी प्यारे से ब्यूटीफुल कोट के साथ आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले हमें उसकी बात करनी है। तो देखो एनवायरनमेंट क्या होता है, आपको बता देता हूं। एनवायरनमेंट क्या है? सम ऑफ टोटल, एक तरीके का सम है किसका? टोटल बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का। देखो बायोटिक क्या, लाइक जैसे पेड़ पौधे, फॉरेस्ट वगैरह, ये सब हमारा क्या होता है? बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ओके, अबायोटिक फैक्टर्स लाइक जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, ये सब हमारे अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो इन सबका मतलब बायोटिक और अबायोटिक का जो सम होता है, टोटल होता है, उसे हम कहते हैं क्या? एनवायरनमेंट। विच सराउंडेड अर्थ, जो हमारे चारों तरफ होता है। ओके, एंड दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर, और क्या करता है? एक दूसरे को इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करता है। ध्यान रखना इसी सनराउंड का एक हिस्सा हम लोग भी होते हैं, ठीक है, जो बायोटिक के अंदर ही आते हैं। ओके, तो एनवायरनमेंट यही कहलाता है कि बायोटिक और अबायोटिक का जो सम होता है, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ होता है। क्लियर? और जो एक दूसरे को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। ओके डन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का काम क्या है, क्या जरूरत है हमें? तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। देखो सबसे पहली जरूरत, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। ये हमें क्या देता है? रिसोर्सेज देता है किस चीज के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है, जो नीड्स हमें मतलब हमारी जो नीड्स होती है उनको हम पूरा कर सके। ओके, इसलिए हमें क्या देता है? रिसोर्सेज। दूसरा, एनवायरमेंट एसिमुलेट करता है हमारा वेस्ट। मतलब जो भी हम वेस्ट करते हैं ना अपना प्रोड्यूस, वो सारा वेस्ट कहाँ पे एसिमुलेट होता है, कहाँ पे जाके खत्म होता है? हमारे एनवायरमेंट में। मतलब हमारा एनवायरमेंट उसको क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। वही टू सस्टेन लाइफ, और हमारा एनवायरमेंट हमारी लाइफ को क्या करता है? सस्टेन करता है। आपको पता है अगर एनवायरमेंट ना हो तो लाइफ भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक लाइफ के लिए चीजें जरूरत होती है वो कौन देता है हमें? एनवायरमेंट। लाइक सोइल, लैंड, वाटर, एयर, ये सब कौन दे रहा है हमें? हमारा एनवायरमेंट। इसलिए लाइफ को भी क्या करता है? सस्टेन करता है। उसके बाद टू प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विस, उसके बाद हमें ये एस्थेटिक सर्विस देता है, लाइक जैसे कि एक अच्छी हवा का मिलना, ये पानी का मिलना, ठीक है, ब्यूटीफुल सीन लाइक हिल्स वगैरह, ये सब हमें कहां से मिल रहा है? हमारे एनवायरमेंट से। ओके, तो ये कुछ उसके 4 फंक्शंस है। ओके, लेकिन अगर इन 4 फंक्शंस को अच्छे से ना किया जाए, ठीक है, मतलब उसकी क्या जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग ना किया जाए तो कुछ दिक्कत भी क्रिएट कर सकता है हमें। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है। देखो अगर मैं बात करूं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, तो वो एम्प्लाई करती है क्या? कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी रिमेन। जो हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, मतलब निकाल रहे हैं, ठीक, वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? बिलो, नीचे रहनी चाहिए किसके? रेट ऑफ रीजनरेशन। मतलब जिन रिसोर्सेज को हम निकाल रहे हैं एनवायरमेंट से अपने यूज के लिए, अपनी नीड के लिए, उसको हमेशा रीजनरेशन से नीचे रखना चाहिए। रीजन क्यों? क्योंकि देखो वो टाइम लगाती है जनरेट होने में, और हम अगर एक बार बताओ, अगर हम सारी जल्दी जल्दी निकालते रहेंगे तो वो जनरेट कब होगी? अच्छा, तो वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी एक दिन। तो इसलिए हमें हमेशा रीजनरेशन रेट से नीचे ही एक्सक्रेशन करना चाहिए। उसके बाद जनरेशन ऑफ वेस्ट, हम जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं शुड बी रिमेन विद इन द ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना, जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी से नीचे रहना चाहिए। पता लग रहा है हमने इतना वेस्ट प्रोड्यूस कर दिया, जनरेट कर दिया, जिससे हमारा एनवायरनमेंट उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहा। मतलब हमारे एनवायरनमेंट की क्या हो गई? लिमिट ही खत्म हो गई ऑब्जर्व करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगी ना। तो अब देखो अगर हम किसी भी वजह से कैरिंग कैपेसिटी से, ठीक है, ये कैरिंग कैपेसिटी को हम इग्नोर कर देते हैं और हम वेस्ट करे जा रहे हैं और एक्सक्रेशन करे जा रहे हैं रिसोर्सेज का, तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस। ओके, उसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस, जिसके कुछ रीजन होते हैं। जैसे कि सबसे पहला रीजन
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लगातार आप देख रहे हो कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही है, इन्वायरमेंट पे ज्यादा क्या पड़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। उसके बाद एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लगातार इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, आपको पता है इंडस्ट्रीज कितना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। एक्सटेंसिव एक्सक्रेशन ऑफ रिसोर्स, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एनवायरमेंट से निकाल रहे हैं, जो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं रीजनरेशन रेट से ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी रिसोर्सेज, बहुत सारी तो ऐसी रिसोर्सेज है जो एकदम खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। उसके बाद एफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं हम लोग किसी भी चीज की, और उसके बाद साथ में प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, जिस वजह से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी से ज्यादा वेस्ट हो रहा है ना, एनवायरमेंट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वही एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, साथ में हमारा एयर और वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। एंड ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, ये कुछ और बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग मतलब जब हमारे एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अब इससे क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस वजह से, ठीक है, जिस वजह से ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है हमें हेल्थ के लिए, क्लियर। तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, मतलब एक लेयर होती है हमारी एटमोस्फेयर के अंदर, ठीक है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रे जो होती है हमारी सन से जो आती है उससे हमें बचाती है ये, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, लगातार डिप्लेट हो रही है, डिप्लेट मतलब पतली होती जा रही है ये लेयर, जो हमें क्या हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल क्राइसिस के या इन्वायरमेंट क्राइसिस के कुछ रीजन है। ओके, तो अब चलो ये देखते हैं, इन्वायरमेंट क्राइसिस आ गई है तो इंडिया, हम अब इंडिया के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, ये बस मैंने आपको थोड़ा सा बताया मोटा मोटा। अब इंडिया के सामने, ठीक है, क्या चैलेंजेस है, क्लियर, या क्या प्रॉब्लम्स है, वो हम देखेंगे अब कि इन्वायरमेंट की वजह से क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस है हमारे इन्वायरमेंट को लेके इंडिया की, ठीक है, उसके बारे में जरा जल्दी से देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो अब हम जरा देखते हैं इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस और क्या प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट को लेकर। ओके, One eternity later. तो चलो बेटा जी जल्दी से देख लेते हैं इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस है हमारे इन्वायरमेंट को लेकर। तो सबसे पहला चैलेंज जो है हमारे इंडिया के सामने वो है लैंड डिग्रेडेशन का, मतलब जो हमारी जमीनें हैं वो एकदम क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। इसमें क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन में, टू डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सोइल, जो हमारी सोइल होती है ना मट्टी, उसकी ओवरऑल मतलब पूरी तरह से जो उसकी क्वालिटी होती है वो खत्म होने लगती है। जैसे कि उसके अंदर का पानी, ठीक है, वो कम होने लग जाता है, उसकी वेजिटेशन कम होने लग जाती है, इस तरीके से। ओके, उसके रीजन क्या है, क्या कॉजेज है जिस वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। पहला रीजन लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, जंगल को कटवाया जा रहा है जिस वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक, हमारा वेजिटेशन का लॉस हो रहा है, मतलब पेड़ पौधों का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरा ओवर ग्रेजिंग के कारण ज्यादा पशु पक्षी मतलब जो पशु होते हैं उनको जाके चराई करवाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, हमारे देश में क्रॉप रोटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, ये रीजन है तीन बड़े। उसके बाद चौथा है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एर्गोकेमिकल्स, एर्गोकेमिकल्स मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है जमीन में, जिस वजह से भी हमारी सोइल की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। उसके बाद एक्सक्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्या करा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पानी को निकाला जा रहा है जमीन में से, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो पानी है सोइल का वो कम होता जा रहा है। उसके बाद छठा रीजन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि लोग बाग खेतों को जला देते हैं और जलाने के बाद जो उसका ऐश बचता है मतलब राख बचती है, ठीक है, उसमें वो खेती कर लेते हैं, उसके बाद उसकी फर्टिलिटी खत्म तो वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में अच्छे से जमीन को खोद कर, ठीक है, खेती बाड़ी नहीं की जाती, जिस वजह से भी उसके अंदर की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि यूज नहीं हो रही तो इस वजह से भी वो खराब हो रही है। तो ये कुछ बड़े कोजेस थे जिस वजह से लैंड डिग्रेड होता है। अब वही बात करें दूसरा क्या प्रॉब्लम हमारे सामने, वो है डिफोरेस्टेशन की। डिफोरेस्टेशन में क्या हो रहा है, परमानेंट तरीके से डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, यहाँ पे परमानेंट तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, इंडिजिनियस फॉरेस्ट का, मतलब जो हमारे बहुत पुराने जंगल वगैरह है उनको खत्म किया जा रहा है, और साथ में वुडलैंड जो जगह है मतलब जहां से हमें लकड़ियां मिलती है उनको भी, जगहों को भी खत्म किया जा रहा है, डिफोरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। वही हमारा तीसरा बड़ा चैलेंज है सोइल एरोजन, हमारी मिट्टी लगातार क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है, ठीक है। अब क्यों हो रही है, देखो टू टेक प्लेस, ये तब होता है सोइल एरोजन जब सरफेस सोइल, जो ऊपर की मिट्टी होती है ना सरफेस की, वो बहुत अब
मतलब क्या हो जाए, वॉश अवे हो जाए थ्रू एक्सेस रेन या फ्लड, ज्यादा बाढ़ आने से या ज्यादा बारिश होने के कारण। देखो चलो बारिश की तो मैं नहीं कहता, लेकिन फ्लड, बाढ़ क्यों आ रही है? बाढ़ इसलिए आ रही है क्योंकि ज्यादा पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। क्लियर? अब जरी सी भी बारिश पड़ जाए तो बाढ़ आ जाती है। रीजन क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पेड़ पहले होते थे, पानी रोक लिया करते थे, ऑब्जर्व कर लेते थे ना, है ना, सोख लेते थे, उसको जकड़ लेते थे अपनी जड़ों में। बट अब पेड़ है ही नहीं, तो वो पानी क्या होता है, ऐसे बहता चला जाता है, और जिस वजह से मिट्टी भी उसके साथ बहती चली जाती है, सोइल इरोजन हो रहा है उस वजह से। नेक्स्ट चैलेंज है बायोडाइवर्सिटी का हमारे पास। आपको पता है हमारा इंडिया बहुत पहले से ही फेमस है इस चीज को लेकर कि हमारे देश में बहुत बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे यहाँ पे पाई जाती है, लाइक फॉरेस्ट, एनिमल्स वगैरह ये सब। पर अब ये भी हमारी खत्म होते जा रही है। ठीक है, देखो ये क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, टू एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत अलग अलग प्रकार की वैरायटी पाया जाना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्रेसियल हो, चाहे मैरिन हो, चाहे फिर एक्टिविटिक इकोसिस्टम हो कोई भी, या फिर इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ बीच दे आर पार्ट। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन चीजों का भी हिस्सा होते हैं, उन चीजों को क्या करा रहा है, नुकसान। जैसे कि अब डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट में आपको पता है कितने जानवर रहते हैं, कितने पेड़ पौधे होते हैं, वेजिटेशन, पर क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन की वजह से उनको भी खत्म होना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट हमारा अंतिम जो चैलेंज है हमारे इंडिया के सामने इन्वायरमेंट का, वो है एयर पोल्यूशन। बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे देश में एयर पोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो 2% ऑफ मटेरियल्स, वो मटेरियल्स पर्सन होना एयर में जो सच अ कंसंट्रेशन नहीं, उनका इकट्ठा होना, मतलब जो हार्मफुल है मैन के लिए भी और इन्वायरमेंट, जो हमारे लिए भी हार्मफुल है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। ठीक है, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और इसके कुछ रीजन आपको जैसे बता ही देता हूँ, जैसे कि लाइक बहुत ज्यादा व्हीकल्स का चलना, बहुत ज्यादा गाड़ियों का चलना, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है, मतलब स्मोक होता है जिस वजह से वो पॉल्यूटेट करते हैं। फिर उसके बाद ऊपर से कुछ उल्टी सीधी गैसें यूज हो रही है, लाइक जैसे कि एसी वगैरह में हमारी जो गैस होती है वो हमें क्या कर रही है, हमारे हार्म कर रही है हमारे पूरे एयर को। ओके, तो ये कुछ रीजन है हमारे। और वहीं अब इनको अगर हम चाहें कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ रास्ते हैं। तो क्या रास्ते हैं? पहला रास्ता कि तो प्रमोशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई अपनी पर्सनल गाड़ी मत चलाओ, ठीक है, आप क्या करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस का यूज करो। ठीक, उससे क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पर्सनल जो व्हीकल्स है उसमें से जो पोल्यूशन निकल रहा है स्मोक के तौर पर, ठीक है, और जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उस वजह से वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आएगा हमारे एयर पोल्यूशन को कम करने में, मजा मिलेगा, मतलब आएगा हमारा, कम होएगा एयर पोल्यूशन। ओके, वही टू प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल, मतलब एकदम क्लीनर फ्यूल यूज करो, ठीक है, जैसे लाइक सीएनजी। उसके बाद यूज क्लीनर फ्यूल इन द हाउस होल्ड, साथ में घर में भी क्लीनर फ्यूल यूज करो जैसे कि लाइक एलपीजी। एंड टू प्रमोशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी, और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो जो क्लीनर फ्यूल्स को क्या कर सके, तैयार कर सके। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके क्या इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या, उसके रीजन क्या, क्या कॉजेज है, ये पढ़ा। साथ में इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस इन्वायरमेंट को लेकर, वो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब बचा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर के। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, तो बेटा जी अगर कोई भी डाउट हो आपको इस पूरी वीडियो में या चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। ठीक है, और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना मत भूलना। ओके, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को अगर आप पहली बार हो मेरे चैनल पे। ठीक है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और हाँ, उसको ऑल पे सेट कर लेना, तभी आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलेंगी। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ किसी चैप्टर के, तब तक के लिए आपको बाय।